अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और आज के दिन में हूँ आपके साथ हस्बे रिवायत अशफाक इसहाक सिद्दी और मेरे साथ हैं आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि जिस तरह से सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, मुल्क में तो सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, लेकिन अगर मुल्क के दर्जा हरारत की बात की जाए तो अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है। हाँ जी। ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, और आप यकीनन चीज़ों को देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, लेकिन आप मुश्किल के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हम आ चुके हैं आपकी मुश्किल आसान करने के लिए, आपके हर मसले का हल निकालने के लिए बाखबर सवेरा लेकर। तो अशफाक, अस्सी डॉक्टर हम मसीहा से कम नहीं है किसी। बिल्कुल शुक्र है मसीहा का आपने। हाँ। पॉइंट इज कि मसीहाई बहुत ज़रूरी है ना जी। क्योंकि मसीहाई ना हो तो इंसान अपने लफ्ज़ों से जाहिर है कि जब इवन आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधा मर्ज आपका वो उसी वक्त ख़त्म कर देता है जब वो आपको ठीक तरीके से देखता है, आपकी बात सुनता है। कभी किसी की बात सुन लेना या कभी किसी को मुफीद मशवरा दे देना वो भी बड़ी ज़रूरी बात होती है। वो कहते हैं कि अंदाज़े बयां जो है वो बहुत मैटर करता है। और मशवरा तो वैसे भी इमानत है ना, वो तो आपने देना अच्छा बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और सोच समझ के और सूरत हाल के मुताबिक। अच्छा, एक चीज़ और है, मौसम की जिस तरह से बात करें तो वाकईतन मैं यही सोच रहा था आज कि मौसम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब तो एक पंजाब में भी थोड़ी सी सस्पेंस है मौसम का भी। हाँ। शहर कायद की अगर हम बात करें, शहर कायद की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वाकई शाम में थोड़ी सी सर्दी लगना शुरू अच्छा, हो जाती है। पिंडी में तो अभी भी कल हम जो कवर कर रहे थे चीज़ें सारी, वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह भी थे तो वो जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे। इसका मतलब है पिंडी में तो ठंड वगैरह बरकरार है। लाहौर में भी सिचुएशन आपके ज़्यादा बेहतर पता होगा। जी, तो अब ऐसे नॉर्मली जो है हम देख रहे हैं कि आहिस्ता 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 सर्दी कम होते होते हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग तो ऑलरेडी आ चुका है और मौसम बहार के साथ पहनावे भी चेंज हो रहे हैं। जी जी जी, तो आपने स्पेसिफिकली इधर क्यों देखा? बिल्कुल, पहनावे ख़वातीन के ज़्यादा कलरफुल और शोख रंग जो है वो सामने आते हैं, लेकिन आपने अभी तक वो उन पहनावों की तरफ नहीं गई हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल मौसम बहार का अपना मज़ा है, फिर उसके बाद ख़ज़ां की अपनी एक अफादियत है और क्रिकेट का सीजन भी साथ साथ ऑन है। गर्मी बहुत तबाहकुन होती है, लेकिन उसके भी अपने फ़वायद हैं, फसलों पर उसके बड़े मुस्बत असरात होते हैं। हाँ जी, कोई ना कोई फायदा होता है किसी न किसी चीज़ का। क्रिकेट सीजन भी ऑन है। पीएसएल के बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, लेकिन पहला मैच ड्रॉ हो गया। क्यों हुआ? मुर्दा बेजान पिच की वजह से, जहां पर ना शाहीन शाह कुछ कर पाए इतना कुछ खास, यानी कि पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 14 विकेटें गिरी ओवरऑल। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। विल टॉक मोर, टॉप स्टोरीज पहले। ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर बड़े बड़े दावे भी कर दिए। मौलाना कहते हैं कि बिसात निपट चुकी, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। इमरान खान कहते हैं कप्तान हिकमत अमली नहीं बताता, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। पंजाब की सियासत में सस्पेंस बरकरार, वजीर आजम के उस्मान बुज़दार की हैसियत बरकरार तब्दील न करने का इशारा। तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार के लिए सरगर्म, ग्रुप का अहम इजलास आज होगा। नंबर गेम का आगाज, जरदारी का हुकूमती अराकीन के साथ होने का दावा। कितने आदमी साथ हैं? सहाफी का सवाल। तादाद क्या? कहें तो नाम भी बता दूं? जरदारी का जवाब। और सरदार डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण ने पंजाबी में पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान के पहले सिख बरादरी के पीएचडी होल्डर आज हैं बाखबर सवेरा के मेहमान। चलो जी, करिए जंग। हुन चलें जी, जंग शुरू हो गई और उस जंग की जो है वो कुछ कीमत मैंने भी चुकाई शाम 7-7:30 बजे तक। हाँ जी, तो कल मैंने देखा कि कल ARY की भरपूर ट्रांसमिशन जिसका आप हिस्सा थे, आपने कंडक्ट की। वो ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन चली और एक एक अपडेट से हमने आपको बाखबर रखा। अच्छा, और आप ये देखें कि एक दिन में इतनी हैपनिंग, इतनी डेवलपमेंट हो रही थी, उधर राब्ते, उधर फलाने से मुलाकात, सब कुछ आज ही हो जाना है। और लगता ही है ना कि जैसे हमें खबर मिली ना कि बुज़दार साहब को वजीर आजम साहब ने बुला लिया। हमने कहा लो जी हो गई, काम हो गया। लेकिन बुज़दार साहब ने तो खैर इस्तीफा पेशकश की कि ले लें इस्तीफा। बहरहाल इस पे बात करेंगे। अभी हम बात करें जी कल की जो सारी हैपनिंग हुई है उसका सारा खुलासा आपके सामने रखते हैं। और हुआ ये कल ऑपोजिशन जो काफ़ी दिनों से ये दावे कर रही थी, बार बार कह रही थी तहरीक अदम एतमाद 24 घंटे के अंदर लेकर आने वाले हैं, 48 घंटे के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अभी टाइम थोड़ा और जाएगा आगे, लेकिन सारे पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? शेर आया वाला नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। लेकिन कल आ गया। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
जनाब जो कहा था कि हम 24 घंटे में तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, उसको पूरा कर दिखाया। कल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई और साथ ही साथ आपको बताएं कि रिक्विजिशन भी जमा करवा दी गई है इजलास बुलाने की। इस 21 दिन में ये फैसला होगा। कहा यह जा रहा है कि ये मार्च का महीना, एंड ऑफ द मार्च, ये डिसाइड कर देगा, ये डिसाइसिव फेज चल रहा है कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान काफी पूरे एतमाद हैं। हाँ, वज़ीर आज़म साहब बहुत पूरा एतमाद है, लेकिन ऑपोजिशन के एतमाद को देखिए जरा कि वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा हमारे बंदे, वैसे भी आप देखें ना कि 162-63 का नंबर बन रहा है, कह रहे हैं 172 लाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं 72 भी नहीं लाएंगे, ज्यादा लाएंगे। जरदारी साहब तो ये कह रहे थे कि भाई बता दो नंबर कितने लाऊंगा, नाम भी बता दूं क्या। लेकिन ये जो सियासत है ना, आप ये देखें कि बीच में 15 दिन 16 दिन का गेम है। अभी 3-4 दिन रेनोवेशन पे लगेंगे जो चल रहा है, फिर उसके बाद आगे OIC का इजलास भी आ जाएगा 22-23 को। फिर उसके बाद जनाब तकरीबन 29 तारीख तक, तो ये जो 15-20 दिन है ना, ये बड़े क्रूशल साबित होंगे। जी, और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास भी तलब किया, यूट्यूबर्स को भी कॉल किया, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कल बात की तो उन्होंने कहा कि ये माइंड गेम चल रही है और मैं माइंड गेम का मास्टर माइंड हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन की आखिरी वारदात है, 2028 तक फिर ये सुकून से बैठ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, मैं इनके लिए तैयार हूँ। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो NRO तो नहीं देने लगा, लेकिन वो ये आपको आज कह दे कि वो जब तक जिंदा है इनको NRO नहीं देगा। अच्छा, दूसरी जानिब हमने ये देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आवाम की ख्वाहिश पर तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया है, मज़ीद ताख़ीर की तो आवाम हमें मुआफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की बिसात जो है वो लिपट चुकी है, दिन इनके गिने जा चुके हैं। जबकि आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने सोचा कि अब नहीं तो कभी भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि 172 से ज़ायद वोट डलेंगे। 172 से ज्यादा वोट ले, नाम भी बता दो। सिर्फ हम बेजार नहीं, इनकी अपनी पार्टी बेजार, इनके अपने दोस्त बेजार। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर। अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। मकबूल नारों का सहारा मत लो, तुम्हारी हकीकत को जानते हैं, आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं। हमें धमकियां दे रहे हैं। सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही जिसको हम बात, कोई इशूज जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों। अच्छा, इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें उन्होंने हिमायत का इजहार किया था वसीम अकरम प्लस यानी कि उस्मान बुज़दार साहब के लिए कि जी असी तुहाडे नाल हां। उस्मान बुज़दार साहब से एक मुलाकात भी हुई जिस पे हमें यह हुआ कि शायद मुमकिन तौर पर कुछ गेम ख़त्म होने वाली है, लेकिन और जिस तरह से आमना ने बताया कि उसके अंदर भी एक इशारा दिया गया कि चलें जी मैं हो जाता हूँ मुस्ताफ़ी अगर मामलात हल हो जाते हैं तो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहीं नहीं जाना। हालांकि कुछ स्पेकुलेशंस ये भी थी कि चंद दिन पहले जब ये अलीम खान ग्रुप सामने नहीं आया था तो परवेज़ इलाही साहब को मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर पेशकश की गई थी वज़ारत आला की। लेकिन जब ये ग्रुप सामने आ गया तो फिर हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जज्बात बदल गए। और बहुत सारे लोग नाक़िदीन वज़ीर आज़म की ये बात भी कर रहे थे कि जी उज़्मा को बचाने के लिए जो आलिया है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बात पर कायम रहे। जब उन्होंने आगाज़ में ये बात कर दी थी कि जब तक मैं हूँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, और अभी भी वो इसी बात पर डटे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को वो हटाना चाहते हैं जो खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वरना काम तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से ये बात कर रहे हैं। उधर हमने देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार के लिए सरगर्म हो चुका है और अलीम खान भी उनके साथ मिल चुके हैं। तो इस हवाले से जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियार ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन को हर किस्म के फैसले का इख्तियार दे दिया है, अब वो फैसला करेंगे कि क्या करना है। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि अब उस्मान बुज़दार किसी हालत में तो ये डेडलॉक समझा जाए इस मामले पे। परवेज खटक साहब का एक पैगाम पहुंचा, 3 घंटे के करीब हमारी मुशावरत चलती रही। तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी।
जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। मुख्तलिफ पार्टियों ने भी राब्ता किया, वो अभी तक जारी हैं। कोई बगावत नहीं है। ये चाहते हैं कि हम एक मैंडेट लेके आए हैं, कौम हमसे तवक्कुआत रखती है, उन तवक्कुआत को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ पीटीआई के लिए अच्छा सोच रहे हैं बल्कि इस सूबे के लिए भी अच्छा। और अब जरा इस सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे खब्बे पास है बराह रास्त ऑन दी स्क्रीन। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया जी, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला। ये हो गया जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, बिलाखिर जो कहते हैं कि एक साइड डिश तो सामने आ गई है। अब ये कि 15 दिन में मरकजी डिश को पकने में लगेंगे। क्या हो रहा है इस वक्त लाहौर में? जी इशफाक, बड़ी खुशी हो रही है हमें, क्योंकि अवाम का तो पता नहीं, हम तो बड़े ही टेंशन में पिछले कुछ दिन हमने गुजारे हैं और दिन में 3 दफ़ा इनकी प्लानिंग्स बदलती थी, फैसले बदलते थे। चलें बिलाहर अब काम जो होना था वो हो गया और अब सीधी लड़ाई शुरू होगी। जो पंजाब में मामला है, लगता ये है कि अभी तक की सूरत हाल में कि उज़्मा जो है उसे आलिया की तरफ आना ही पड़ेगा और अब जो उज़्मा है उनकी तरफ से वो वाली बात पहले वाली नहीं है। जैसा आप अभी कह रहे थे कि जब तक मैं हूँ वो है, वो अब फिक्रा खान साहब का नहीं है। कल वो ये कह रहे थे, अगर होता तो परवेज़ इलाही साहब को भी ऑफर ना होती पहले। जी, वो अपना देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जो रास्ता नज़र आ रहा है, कल की अदम इत्माद की तहरीक जो कौमी असम्बली में हुई है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि एक रास्ता है और वो परवेज़ इलाही हैं हुकूमत के पास। उसके अलावा तो कोई सूरत कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी अपनी जमात के अंदर 15 लोग हैं जो अपने अपने 5-10 ग्रुप या बग़ैर ग्रुप के भी लगे हुए हैं वज़ारत आला लेने के लिए। तो वो तो नया पिंडोरा बॉक्स है, उसको पता नहीं कौन वोट देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन परवेज़ भाई अगर उनको करते हैं तो वो सेफ़ इसलिए है कि जैसा कि 3 ग्रुप के भी 12 जो MPs हैं वो पूरी तरह उनसे राब्ते में हैं। अच्छा। बल्कि जो बहुत ज़्यादा आगे आके मीडिया टॉक्स कर रहे हैं उस ग्रुप के, वो भी परवेज़ इलाही से पूरी तरह राब्ते में हैं और एक आवाज़ पे वो जा सकते हैं। यानी आप ये कह रहे नहीं खान कि साहब को अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत ये मान जाती है कि उस्मान बुज़दार को हटाना है और फिर वो ऑफ़र करते हैं परवेज़ इलाही साहब को कि आपको वज़ीर आला बना देते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान जो उनके साथ, अब जाहिर है जहांगीर तरीन का जो फैसला होगा वही अलीम खान का फैसला होगा, तो वो इस बात पर मान जाएंगे, इत्तेफाक हो जाएगा, यहाँ पे जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा कि इनको वज़ीर आला बना दिया जाए परवेज़ इलाही को? जी अमना, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, आप ठीक समझिए। लेकिन फ़र्क ये है, एक तो अलीम खान को इसमें से निकाल दें, वो तो परवेज़ इलाही और उनका कोई वो जोड़ नहीं है। और अभी तक अलीम खान उस तरह बंदे जो उनका वो था क्लेम उस तरह ला नहीं सके। ये तो 3 ग्रुप के ज़्यादा लोग हैं। और जहांगीर तरीन को भी थोड़ा सा पीछे हट के आप डायरेक्ट जो इंडिविजुअल राब्ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि डबल नहीं ट्रिपल गेम्स इस वक्त चल रही हैं। कुछ 2 रास्ते नहीं, 3-3 रास्तों में हर MPA हर MNA खेल रहा है। तो इस वजह से ये जो कुछ MPs हैं 3 ग्रुप के, ये परवेज़ इलाही से अपनी इनफरादी सतह पर राब्ते में हैं और उधर भी इन्होंने यस रखी हुई है। और अगर वो मामला बनते हैं, मैं दूसरी तरफ जी इशफाक, अब 1 मिनट ज़रा वो आप वादे हो जाएगी पिक्चर। क्यों परवेज़ इलाही इस वक्त खान साहब को करना चाहिए? दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वफाक में उनके 5 अहम वोट हैं, फिर वो अभी तक साथ हैं, उन्हें देखें कैसी कैसी ऑफर्स आई और फिर एक बहुत बड़ी दावत ठुकरा दी जो आज तक मुअम्मा। और वो मामला चोई शुजात की कल फजलुर रहमान से मुलाकात भी इसीलिए हुई। वो ज़ाहिर है वो नाराज़ हैं और वो समझते हैं आज जरदारी साहब को भी चोई शुजात मिलेंगे, इसीलिए कि वो कह रहे हैं कि आपने शहबाज शरीफ की दावत को ठुकराया। और वो आपको पता है, वो हमने ही एक्सक्लूसिव बताया था दुनिया जहान को कि ये हो गया है, बहुत ज़्यादती हो गई है मियाँ साहब से, छोटे मियाँ साहब। तो अब जब वफाक में मामला है और पंजाब में भी, तो फिर एक तो वोट क्लियर करने के लिए और मुस्लिम लीग काफ जो साथ खड़ी है उन्हें साथ रखने के लिए
पहली चीज़ तो ये है कि परवेज़ लाही उनके पास। दूसरी चॉइस वजह है कि इनके अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग नहीं है कि वो सारे वोट सबसे ही ले लें। वो अब लग ये रहा है कि परवेज़ लाही लगे, और फिर कल उस्मान बुज़दार ने भी पोजीशन ले ली और कहा कि अगर परवेज़ लाही हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे, बेशक वो उनका अकेला ही वोट समझ लें। लेकिन इसलिए अब एक और आखिरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है वो ये है, इन केस जो आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं अपोजिशन का, फर्ज करें उनकी तहरीक कामयाब हो जाती है ऊपर अदम एतमाद की, लेकिन अगर नीचे खान साहब की पंजाब में हुकूमत रहती है बेशक परवेज़ लाही के जरिए, तो फिर तो काम बहुत लेकिन वो खराब फिर हो जाएगा वो फिर opposition के बट लिए। साहब वो फिर डोमिनो इफेक्ट आ जाएगा। अगर मरकज में हो जाता है ना तो फिर उसके बाद जी। आप सूबे में बरकरार रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले Definitely. सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा और जो मरकज है सियासत का वो पंजाब ही क्यों ना हो। अच्छा, अब मरकज की जरा आपने तज़किरा भी किया ना, तो जरा उस पर एक नुक्ता नजर आपका ये जानना चाहूंगा कि चीमा साहब से कल हमारी बात हो रही थी, ठीक है, तो वो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि हमारी ये जो बैसाखियां हैं वो मजबूत हैं, वो नजर करें अपने रैंक्स पे, अपने लोगों पे, क्योंकि अगर उनके मुताबिक अगर कोई मुबैना तौर पर डिविएट करेगा तो वो तहरीक इंसाफ का ही रुकन हो सकता है। तो इस हवाले से किस हद तक राब्ते चल रहे हैं? इशफाक, ये बड़ी अहम बात आपने की है, और ये बात अगर आप शुरुआत देखें तो मुने सलाई ने जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को मुखातब किया था तो वो कुछ लोग कह रहे थे वो पक्का जनाब साइड ले ली। वो उसमें एक वार्निंग भी थी, जो आखिरी जुमला था उनका कि हम तो साथ हैं लेकिन आप अपने लोगों को कहें कि घबराना नहीं है। वो पैगाम वही उसको दूसरे रंग में तारक बशीर चीमा कह रहे हैं, और ये मौक़िफ़ बिल्कुल इनका है कि अपने लोगों को बचाएं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस कल नज़र आ रहा था अपोजिशन का वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और फिर वो जीत का निशान भी जरदारी साहब बना रहे थे। तो अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि फ़र्क इशफाक बहुत थोड़ा है। अब 162 अगर या 63 अपोजिशन के हैं, 172 करने हैं, तो कुछ ज़्यादा मेंबर्स की तो ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरा, पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इधर ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसको उन्होंने बाद में रखा। लेकिन वफाक में बहरहाल मामला संजीदा है, और खान साहब को एक आधा दिन में फ़ैसला बड़ा करना पड़ेगा, और यकीन कर लें कि पंजाब का वफाक पे बहुत ज़्यादा असर है, इस वक्त हर दौर में होता है, अब फिर है। अच्छा, नहीं, खान साहब ये को कहिएगा, फैसला अभी लेना आप जिस तरह पड़ेगा। से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, एक तो बात आ जाती है वही वज़ीर आला वाली कि जी वज़ीर आला वाला तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर कल उनके पास था मौका, जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब खुद अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे थे कि जी ये सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ये मेरा इस्तीफ़ा पड़ा हुआ है, अगर इससे मामला संभल जाते हैं तो ये लें, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा जी नहीं, मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन क्या सिर्फ वज़ीर आला का उम्मीदवार ही एक सिचुएशन थी, यानी जितने भी हुकूमती नाराज अरकान हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसी पर डेडलॉक है या उनके अपने मजीद कंसर्न्स है? अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा मुमकिन तौर पे कौन सा फैसला हो सकता है? असल में आमना वो आसान फैसला नहीं है पंजाब का। वो अब देखें ना, एक ऑप्शन उन्होंने दी परसों अलीम खान की चौधरी को, उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दी। अब वो ऑप्शन क्यों दी 3 वज़रा ने? वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हुई ना, तो इसका मतलब है कि ये वो सोच वो नहीं है। पहले तो कभी कोई नाम कोई आता ही नहीं था खान साहब की तरफ से, खुद लोग अपनी सौदे बेचते थे, 3 साल 3.5 साल बेचते रहे, कभी कोई वज़ीर आला बनता था, कोई बनता था। लेकिन अब कम अज़ कम उधर सोच ज़रूर शुरू हो गई है, क्योंकि मामला संजीदा है। और ये खबर भी आपको चले बता दूँ कि 2 रोज़ चौधरी के लिए लिए गए हैं। उनको कहा गया है कि 2 दिन में हम आपको क्लियर बताते हैं। अब उनको क्यों इन्होंने बताना है 2 दिन में? अगर बुज़दार सरकार ही है और बड़ा पक्का है, पक्का नहीं है, इस दफ़ा सोच रहे हैं। हो सकता है कि खान साहब कहें ठीक है दोनों ही करते हैं, एक ही दफ़ा देखते हैं क्या सूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोच है वो कुछ हो सकता है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद रहे, खासी तफसीली गुफ्तगू रही। और सियासत का मामला बेसिकली हमारे अवाम भी सियासत में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए हम अपने मॉर्निंग शोज़ में भी इसका तस्करा रखते हैं और उसको ज़रूरी भी है। एक और चीज़ भी है आमना कि अगर वज़ीर आज़म साहब चाहें तो वो चुटकी बजाते हैं किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए उनका वहाँ पर बैठ के ऑफ़र करना
दैट इज नॉट इवन लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अभी जो नाराज हैं वो किस वजह से, उनके बाकी कंसर्न्स क्या हैं? सिर्फ वज़ीर आला वाला? असल में बात यह है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ना, बेसिकली सबसे बड़ा इशू ये है, वो समझते हैं कि गवर्नेंस के लिए जिस शख्स को उन्होंने वहाँ पर बिठाया हुआ है, ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। और पंजाब सूबा आप समझें कि विफाक सबसे ज़्यादा नेशनल लीग की सीट्स वहाँ पर है। पाकिस्तान में जब भी हुकूमत बनती है, नून लीग हुकूमत बनाती है, उसके बारे में वैसे एक इंप्रेशन दिया जाता है कि वो विफाक की पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असम्बली की सबसे ज़्यादा है और नून लीग नेशनल असम्बली की सबसे ज़्यादा पंजाब से सीट्स ले लेती है, तो वो बन जाती है उनकी हुकूमत। तो बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा जी, कल जनाब जो बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मज़ेदार किस्म की, और हाँ जी, मुश्तरका 3 बड़े, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब बैठे, तो उसके अंदर जनाब कॉन्फिडेंस लेवल ही हाई था। और सहाफ़ियों ने जब सवाल पूछे जरदारी साहब ने कि भाई क्या करेंगे, 172 पूरे होंगे या नहीं होंगे, तो जो जिस तरीके से जिस पुरजोश अंदाज में जरदारी साहब ने उसका जवाब दिया, आप ज़रा देखिए। 172 से ज़्यादा वोट लिए। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। माफी मांगता हूं भाई। और इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन था, तो कमांड संभाली जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है। और कल उन्होंने जनाब सवाल करना है किसको कब बोलना है, कल सब चीज़ें वो देख रही थी। और एक वक्त तो ये आया कि आसिफ अली जरदारी का माइक भी बंद करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा दी। ये भी क्या बात है जी, क्या बात है। एक मिनट, बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। एक सवाल करें भाई, एक सवाल। बहुत शुक्रिया। मतलब देखे, अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब भी खड़े हुए थे बेचारे, वो भी किसी हद तक कभी माइक खोल रहे थे, जरदारी साहब का कभी नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन के मरियम साहिबा ने कहा होगा कि भाई ये जो है ना इस्लामाबाद और पंजाब की पॉलिटिक्स है, लेट मी हैंडल इट। मैं उनके लिए भी कर लूंगी, इनके लिए भी कर लूंगी। लेकिन कितनी एक्टिव रही है कल ख़वातीन के आलमी दिन। नहीं, उनकी बारी है, आप कर लें, इसके बाद आप कर लें, ये सब हम भी सुनते रहे बराह रास्त। अच्छी मैनेज कर रही थी वो। हम ब्रेक ले रहे हैं। महफूज और इकोनॉमिकल सरमायाकारी। मज़ीद मालूमात के लिए 0800000000। बाबा प्लीज आप रहने दें। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए, मगर मैं तो। सुनिए, पहले की बात कुछ और थी। अरे देख के गिरा दिया ना, तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1599 में। क्या ही बात है। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। ARY लगूना अब आपके शहर गुजरांवाला में, एक दुनिया जहां जिंदगी ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन नजर आए। पंजाब में पहली बार बीच साइड कम्युनिटी का आगाज, फीचरिंग वन ऑफ द बिगेस्ट लगून्स इन द वर्ल्ड, मल्टीपल बीचेस और रिजॉर्ट स्टाइल एमेनिटीज, पानी के किनारे एक ड्रीम लाइफस्टाइल, और ये सब कुछ 5 साल तक के आसान पेमेंट प्लान के साथ। ये है गुजरांवाला, हमारा पंजाब। ARY लगूना DHA गुजरांवाला। तफसीलात के लिए हमारे किसी भी प्लैटिनम एजेंट से राब्ता करें। टेस्ट और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता सिर्फ 20 रुपए में। आज ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। अपोजिशन आज भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी और साथ ही कौमी असम्बली का इजलास रिक्वेजिशन करने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा कराएगी। मियां साहब से बात करनी होगी मुस्लिम लीग नून ने,
कि ये चीजें तय हो गई हैं। उसके बाद आज फिर ये दोबारा मिले हैं। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, अयाज सादिक को आप देख सकते हैं, वो आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। एक सीक्रेट रखा था जिसको आज हमने जमा करा दिया है। 172 से ज्यादा वोट लेंगे। हम भरपूर तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन के 8 अराकीन इस वक्त हुकूमती कैंप्स में शामिल हो चुके हैं। अमरीकी सफारतखाना मुलाकातें हुई, हमजा शहबाज से हुई, मौलाना फजल रहमान से हुई, मरियम नवाज से हुई। तहरीक अदम एतमाद इन नाअहलों और नालायकों के खिलाफ कामयाब होगी। आज का दिन शामिल नहीं होगा तो ये 22-23 तारीख बनती है। रमजान मुबारक से पहले ये तहरीक अदम एतमाद का ऊँट किसी का वक्त बैठ जाएगा। जो अलीम खान ग्रुप है वो भी इस चीज पे मोतरज होगा कि परवेज इलाही साहब वजीर आला ना बने। किसी भी सूरत उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त हम लिए चलेंगे। एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। जनरल मुशर्रफ ने हाईजैकिंग का केस नवाज शरीफ साहब पे बनाया था और उसी तरह हुकूमत ने आज मुझ पे नारोवाल स्पोर्ट सिटी हाईजैक करने का मंसूबा, उसका इल्ज़ाम लगा के मुकदमा बनाया है। तो नारोवाल स्पोर्ट सिटी हाईजैक करके क्या मैं अपने घर में ले गया हूँ, क्या मैंने अपनी जेब में डाल दिया है? वो एक मफाद आमा का मंसूबा है। हाँ जी, तो बाखबर सवेरा में एक बार फिर से खैर मकदम। मैंने सोचा कि आप जो है वो शुरुआत करेंगी और आप कुछ चेंज लाएंगी 10 बजे में, जज्बात लोगों के आप इस तरह से इंगेज रखेंगी ताकि वो हमारे सामने स्क्रीन से जुड़े रहें, उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, हाँ हो गया। मतलब वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, 9 से लेके 11 बजे तक जुड़े रहेंगे। 10 बजे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इसी बात का ख्याल में आज इसलिए पहले नहीं बोली, पहले मेरा ख्याल था कि मैं आके स्टार्ट करूं और मैंने कहा चलें देखती हूँ, रोजाना आपके साथ बैठती हूँ, कुछ आप में चेंज आया, कोई तब्दीली आई, कोई आप में यहाँ से असरात वहाँ गए, 3.5 साल में नहीं आई, कुछ अच्छी मस्बत तब्दीली मेरी वजह से आप में आ गई हो, लेकिन अभी तक नहीं कोई असर दिख रहा। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। उन लोगों को भी वेलकम कहेंगे जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे और अब आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो आप मजीद खुश होंगे। बल्कि मजे की बात बताऊं, आमना की मिसाल उन बच्चों के जैसे जो घर से निकलते हैं फिर अंदर आते हैं और 3 बार अंदर आते हैं, सलाम करते हैं। सलामती भेजना अच्छी बात है, लेकिन 9 बजे जब सलाम कर चुके हो ना तो फिर 11 बजे तक वही कंटिन्यू रहता है, बिकॉज दिस इज द सेम शो। जिन्होंने 10 बजे ज्वाइन किया, जिनकी आंखें क्यों ज्वाइन किया उन्होंने 10 बजे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, यूं घूर घूर के उनको देख रहा हूँ, क्यों ज्वाइन किया। आप छुट्टी वाले दिन किस वक्त उठते हैं? मैं सुबह 8 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ भाई। आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है ना, वेदर आई लाइक इट और नॉट। आंख खुलनी 8 बजे होती है। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा इंसान सोने की कोशिश करता है, लेकिन आंख खुल जाती है। नहीं, कुछ लोग जो हैं जो 9 बजे उठते हैं, फिर मैं वही बात कर रही हूँ, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो बेचारी बिजी होती हैं, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनका सोना ही ओढ़ना बिछोना है, वो हर वक्त सोती रहती हैं, आराम करती रहती हैं। ये आपका इशारा किस तरफ? ये मेरा इशारा इस तरफ है। अच्छा। और थोड़ा सा इस तरफ है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं भाई, ये यूक्रेन की जो सिचुएशन है उस पर हम क्यों नहीं बात कर रहे। यूक्रेन की सिचुएशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ परेशान कौन होती जा रही है। और देखें उसके यार, मैं आपसे क्या कह रहा था कि तेल के ऊपर असरात क्या होंगे। अब यूक्रेन ये मुतालबात कर रहा है कि भाई ये जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अब बरतानिया ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। अभी मैं देख रहा था कि उसके साथ साथ जो WTI है वो थोड़ा सा कम अच्छी नौयत का तेल होता है, उसके बाद ब्रेंट होता है, उसकी ये 126 और 130। ये सैंक्शंस तो लगेंगी, लेकिन मसला पता है क्या है कि देखें, जब वजीर आजम साहब ने कहा था कि हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो रखेंगे नीचे और 10 रुपए कमी भी की थी, तो उसके लिए जो एक एस्टिमेट लगाया गया था, एस्टिमेटेड उनकी सोच थी कि ये जो $100 से ऊपर या $110 से ऊपर नहीं बढ़ेंगी जो सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन मार्च के महीने में, अभी 9 मार्च है और कीमतें पहुंच गई हैं 130 तक। तो ये 60 से 70 अरब रुपए की सब्सिडी जो है ये उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी गवर्नमेंट को। दैट इज नॉट इजी। लेकिन वजीर आज़म ने तो ये पॉइंट रखा था ना कि टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से हमने, लेकिन फिर भी एस्टिमेट्स होते हैं ना, अंदाजे होते हैं, कभी कभार इंसान के अंदाजे गलत होते हैं। हाँ, तो ये सिचुएशन वाकई इस पर बात करनी चाहिए। अभी हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज।
गाय और भैंसों में जिल्द पर फोड़ों और गांठों की फैलती बीमारी संगीन हो गई। शहरियों में खौफ। सिंध हुकूमत ने ताहुक्म सानी मवेशी मंडियों पर पाबंदी लगा दी। लंपी वायरस अफगानिस्तान और भारत में भी फैल चुका है। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी खवातीन टीम की मौज मस्तियां। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी मुनीबा अली का इंटरव्यू लिया, साथ ही प्लेयर्स से मुताल्लिक दिलचस्प सवालात पूछे। कौमी खिलाड़ियों ने गाने गाए और डांस करके खूब हल्ला गुल्ला किया। आईसीसी ने ओके जी, तो वो मामला जिसमें हम बात कर रहे थे आज से 3 दिन पहले, वो जो लंपी डिजीज, अच्छा वो देख के ही आपको एक खौफ सा महसूस होता है और एक ख्याल भी आता है। आप सोचें झुरझुरी सी वजह उसकी ये है ना कि कहीं कंटेजियस इस तरह से ना हो, जानवर से ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई चक्कर ना हो। वो हो गया तो सोचें कि कितने लोग उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। और एग्जैक्टली और अभी तो इसकी वायरस की हमने वैक्सीन भी तैयार नहीं की। अभी तो हम कोविड पे काम कर रहे थे, अब ये वाली एक नई बीमारी फैल गई। तो जनाब अफगानिस्तान में भी ये बीमारी फैल चुकी है, बल्कि वहाँ पर भारत में और अफगानिस्तान में इसका गुज़श्ता साल ही लंपी वायरस का फैलाव हो चुका था। और जिल्द की इसकी बीमारी का वायरस जो है वो मुतासरा जानवर के थूक, उड़ने वाले कीड़ों के डंक या काटने से सेहतमंद जानवरों में फैलता है। मुतासरा जानवरों को ज़िबा करना अच्छा अमल है या नहीं, ये अभी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन जब हमारी अशफाक बात हुई थी तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि इसके जानवर के गोश्त से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्किन के ऊपर वाली सतह पर बीमारी फैली हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि दूध का भी ऐसा है कि अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि एहतियात की जाए। अब ये है कि ये गाय तक ये महदूद है ये सिलसिला। ये जैसे कि हम जानवर आपको दिखा रहे हैं लंपी डिजीज से मुतासरा, उनके बिल्कुल जो पैचेस हैं उनके जिस्म के उभर जाते हैं, जैसे इंसानों में चिकन पॉक्स होता है, तो उसी के तर्ज का ये मर्ज है जानवरों में भी। और आप ये देख लें कि उसकी सिवियरिटी कितनी ज़्यादा होती है और ये ख़तरनाक किस हद तक है। बिल्कुल ऐसे ही। और खाल से ये भी कहा जा रहा है कि गोश्त में ये देखिए ना, अभी इस पे तहकीक हो रही है। वो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि अभी इस पे रिसर्च जारी है, इसके अंदर अभी अंदाजा करना हमारे लिए मुश्किल है कि इस पे इक़दामात क्या किए जा रहे हैं ताकि इसको यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए। जिस तरह से हमने उस दिन देखा कि लाइफ स्टॉक के जो महकमा के जो रिप्रेजेंटेशन थे, उन्होंने यही बात की कि जो सिंध के बॉर्डर्स है, क्योंकि अभी तक ये सिंध तक फैली हुई है, तो सिंध के बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, ताकि ये पूरे पाकिस्तान में ये बीमारी मजीद ना फैले। ठीक है, तो चले जी इस पे और बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे बारी खान पताफी साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। ये वजीर बराए लाइफ स्टॉक हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ क्या इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो हमारे साथ जो है वो एनिमल हेल्थ एडवाइज़र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम वजीर मौजूफ जो कि लाइफ स्टॉक से मुतालिक हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये बड़ा कंसर्निंग है, तकरीबन 10% के करीब जानवर जो हैं, जो गायें हैं, कुछ हद तक कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि कहीं कहीं भैंसें भी इन्फेक्ट हो रही हैं, हालांकि पहले इससे मुताल्लिक़ खबर नहीं थी। तो ये इन्फेक्शन का शिकार हैं, लंपी डिजीज़ जो है। तो अब तक क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? कहा जा रहा है कि 10% जानवर लंपी स्किन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये 10% नहीं हुए, ये तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है गाय और भैंस की पूरी सिंध में। तो टोटल जो है वो 20,000 के करीब जानवर इसमें मुतासर हुए हैं। अच्छा सर, ये कहिएगा, इससे पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान और भारत में भी गुज़श्ता साल से ही ये बीमारी फैल चुकी है, तो वहाँ यहाँ पर भी फैल रही है। वैक्सीन के लिए क्या किया जा रहा है? वैक्सीन मंगवाई जा रही है इस सिलसिले में? ये बीमारी पिछले 100 साल से चल रही है। अच्छा। और तकरीबन अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं, ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका, ज़ाम्बिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, इन मुख्तलिफ कंट्रीज में चल रही थी। ये कुछ अरसे से इसमें पाकिस्तान में आई है। पिछले नवंबर से ये पाकिस्तान में आई है। हम तो फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे थे कि आप जल्दी इसको नोटिफाई करें और हमें इजाज़त करें कि हम इसकी वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें। अच्छा जी। इसकी जो वैक्सीन दुनिया में चल रही है वो लाइव वायरस की वैक्सीन है। और लाइव वायरस की वैक्सीन यहाँ पे मुल्क में इंट्रोड्यूस कराना, जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे अगर वो डिजीज़ नहीं है तो ये फिर अगेन एक बड़ा रिस्क होता है। अच्छा, तो फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं कर रही थी। अब फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है और फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी SOP बनाई है। हमने भी उसकी SOP बनाई है। उस SOP के तहत हमने टास्क टीमें बना दी हैं और CM साहब ने नोटिस लिया है, हमारी सारी क़यादत ने उसका नोटिस लिया है और इसको हम अच्छे तरीके से
हैंडल कर रहे हैं और अभी कुछ जानवर जो है वो रिकवर होना भी शुरू हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर अफजाल साहब, यहाँ पर सर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि वज़ीर लाइव स्टॉक तो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से वैक्सीन होती है और लाइव वैक्सीन होती है, और लाइव वैक्सीन में और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है उसमें फ़र्क क्या होता है, और अभी ये जो बीमारी चल रही है इसका क्या किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि जी जो लाइव वैक्सीन होती है वो अक्सर कमज़ोर वायरस से बनती है। जी जी। जो वायरस ऐसा होता है जो कमज़ोर हो जाता है, जिससे बीमारी नहीं आएगी लेकिन मुदाफ़त पैदा हो जाती है। और किल्ड या जो मुर्दा वैक्सीन है, किल्ड वायरस है, वो तो मरा हुआ होता है और वो बिल्कुल यानी उसमें एडजुवेंट डाला जाता है जी। और फिर इस तरीके से उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो रिस्क एसोसिएटेड क्या होते हैं इसके साथ? दुनिया में एडजुवेंट होता है जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कोविड की वैक्सीन है वो 2-3 तरह की है। जो चाइनीज़ वैक्सीन आप यूज़ करते हैं साइनोफार्म की, वो बुनियादी तौर पे किल्ड वैक्सीन है और उसमें एडजुवेंट होता है। ठीक है, एडजुवेंट एक केमिकल्स होते हैं जो इसलिए डाले जाते हैं ताकि इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस या प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और देर तक रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कंसर्न हमारा ये है कि इस बीमारी में मुब्तला जो जानवर है उनका गोश्त खाने से या उनका दूध इस्तेमाल करने से ये बीमारी इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है, या इससे कुछ खतरा है? नहीं, ये बुनियादी तौर पे जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। हम ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती है उसको जूनोटिक कहते हैं। ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जानवर का यानी इस बीमारी का फार्मर्स को होता है या किसान पाल लोगों को होता है। चूँकि जानवर की दूध की पैदावार कम हो जाती है, इसी तरीके से गोश्त की पैदावार खासी ज़्यादा कम हो जाती है। जब जानवर बुनियादी तौर पे अगर इस जानवर को सही तरीके से रखा जाए, ट्रीट किया जाए, तो 1 से 3 हफ्तों में ये रिकवर हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है। ज़्यादातर बहुत कम लोग कम जानवर हैं, यानी 2 या 3% के करीब जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप कहें 98-99% जानवर जो हैं यूजुअली अगर इलाज सही करें तो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा अब्दुल बारी पताफी साहब, सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त हो ये रहा है कि जो जानवर मर रहे हैं, डॉक्टर साहब तो हमें बता रहे हैं कि 98-99% बच जाते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये भैंस कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जानवर जो मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, उस हवाले से उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंतज़ामिया को आपकी जानिब से, आप लोगों की जानिब से कोई अरेंजमेंट्स किए गए हैं, हिदायत दी गई हैं? ये बीमारी सबसे ज़्यादा कराची और ठट्टा में फैली है। कराची में तकरीबन 15,000 के करीब जानवर जो है, 15,000 से भी ज़्यादा जानवर जो है उसमें इसका शिकार हो चुके हैं। तो इस वजह से कराची में ये इशू है। हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी SOP दे दी है और उसके लिए हमने KMC को ये कह दिया है कि आप स्प्रे भी करें, और मुख्तलिफ फार्म्स पे स्प्रे भी हो रहे हैं, और हम उनको हमने जो टास्क टीम बनाई है वो उनको विजिट भी कर रही है, उनके जानवरों को क्यूर भी कर रही है। तो इंशाल्लाह ये हम कोशिश करेंगे कि ये जितने जानवर बीमार हुए हैं, इन जानवरों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सेहतमंद कर सकें। और ये बीमारी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इससे ये बीमारी पिछले 100 साल की हिस्ट्री में इंसानों में ट्रांसमिट नहीं हो रही। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान में भी इंसानों में ट्रांसमिट नहीं होगी, और जो इंतशार फैल रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनका नुकसान ज़रूर हो रहा है और उनके जानवरों का नुकसान ज़रूर हो रहा है। और ख़ास तौर पे ये बीमारी जो बास टॉरस ब्रीड्स हैं, जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, उनमें ये ज़्यादा फैल रही है। और ये बीमारी मच्छर से और जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, उनके ज़रिए से ये ज़्यादा फैल रही है। अब्दुल बारी साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि 15,000 जानवर जो हैं वो कराची में सिर्फ अगर बात की जाए वो मुतासर हुए हैं, तो ये ह्यूज नंबर है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अब इसकी मुंतकली को कंट्रोल करना है, दूसरा इसकी वैक्सीन के हवाले से अगर बात करें, मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि इस नंबर को यहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए, मज़ीद आगे ना फैले? देखिए, इसके 2 ही बुनियादी तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि जल्द अज जल्द वैक्सीन जो है
इंपोर्ट की जाए। इस वक्त पाकिस्तान में बनाने का तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इंपोर्ट की जाए। बहुत सारी मुल्कों में ऑलरेडी वैक्सीन ये अवेलेबल है। आप प्राइवेट सेक्टर को कहें या गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इंपोर्ट करे वैक्सीन, और जहाँ जहाँ भी बीमारी है उसके इर्द गिर्द सारे तंदुरुस्त जानवरों को लगाने की कोशिश करें। दूसरा इसका तरीका वही है जो अभी वज़ीर साहब ने भी इरशाद फरमाया कि मक्खी, मच्छर और टिक्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। उसके लिए स्प्रे होते हैं, जानवर की यानी फार्म की सफाई है, और ये वो चीज़ें हैं जिस पे आप अमल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी बहुत ज़्यादा कोई तरक्की या इसकी रुकावट में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकती। एक और भी चीज़ याद रखें, 15,000 जानवर खासे ज़्यादा होते हैं, लेकिन टोटल कराची की जब बात करेंगे तो तकरीबन 10 लाख के करीब जानवर हैं। तो 10 लाख में से आप 15,000 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ यानी 2-1% ही आएगा। फिर भी लेकिन जितने फीसद भी आए, 15,000 इज अ ह्यूज नंबर जानवर हैं, और उससे जाहिर है कि बहुत से लोग भी, रोजगार भी लोगों का उनसे जुड़ा है। फिर यह है कि उनकी दूध की कंजम्पशन वगैरह भी होती है, तो बड़े मसले मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और इसके साथ डॉक्टर मोहम्मद अफजाल। आई होप कि थोड़ा सा इस मामले पे तेज़ी से अमल किया जाएगा। अच्छा, इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है आमना किसी भी चीज़ का, यानी कि असरात पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अब जाहिर है कि इस बीफ की कंजम्पशन अगर कम होगी तो उसके असरात दीगर जो है वो जानवरों की कीमतों में होंगे। तो चिकन की तरफ अब लोगों का खासा रुझान हो गया है, तो अब उससे कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ जी, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 500 रुपये से भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है, इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इशरत खान से। इशरत, ये कहिएगा, हमारी नुमाइंदा इशरत खान हमारे साथ मौजूद है। इशरत, मुर्गी की कीमत क्या चल रही है, इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में इस वक्त अगर मुर्गी के गोश्त की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो वो आसमान से बातें कर रहे हैं। बात ये है कि गाय की में जब से लंपी स्किन डिजीज़ के बाद लोगों का रुझान चिकन की तरफ चला गया है। चूँकि अगर गाय का गोश्त इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी जान को भी ख़तरा है। तो यहाँ मेरी लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि जी चिकन खाने की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है। प्राइस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त भी कराची में जो प्राइस है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, जिनमें 480 रुपये से लेकर 500 और 570 रुपये, और ये मुर्गी के गोश्त की कीमत है। इसी तरह अगर ज़िंदा मुर्गी की 570 रुपये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। और इसी तरह अगर ज़िंदा मुर्गी की बात की जाए तो ज़िंदा मुर्गी की जो कीमत है वो 330 रुपये से लेकर 340 रुपये है। यहाँ खुद से दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। जबकि लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि जी कमिश्नर कराची अगर चेक एंड बैलेंस रखे तो वाकई कीमतें कम हो सकती हैं। बहुत बैलेंस रखा हुआ है जी, बहुत बैलेंस रखा हुआ है उन्होंने। इशरत, आपको जरा मैं बताता हूँ कि आज से एक दिन पहले 214 रुपए जो है वो कीमत थी गोश्त की, यानी कि जो 570 है अभी, उसकी कीमत जो है वो आज 9 तारीख है ना, तो 7 तारीख की लिस्ट इन्होंने आवेजा की हुई है पीर के दिन की, तो वो 214 थी। जबकि जिंदा मुर्गी जो आप 340 रुपए बता रही हैं वो 138 रुपए फी किलो दस्तयाब थी कमिश्नर साहब की प्राइस लिस्ट के अंदर। कमिश्नर साहब की जिस प्राइस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो पिछले कई सालों से वही कीमत चलती आ रही है, 214 रुपए। बिल्कुल, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अगर कमिश्नर साहब अपनी कई सालों की पुरानी लिस्ट पर देखें तो शायद पिछले 7 से 8 सालों से 214 रुपए वही चल रहे हैं। इसी तरह जिंदा मुर्गी की भी प्राइस वही चल रही है। तो यहाँ बहुत सारी दुकानों पर आवेजा ही नहीं है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो कई दुकानों पे आवेजा ही नहीं है। बोला क्या जाता है कि जी 12 बजे के बाद आएगी या कल आएगी। नहीं तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप बता रही हैं कि यहाँ पे लिस्ट आवेजा ही नहीं है, और जो लिस्ट दी गई है वो 7 सालों से यही चलती आ रही है। कहाँ है मॉनिटरिंग टीम, कहाँ है? अब बिल्कुल ऐसे आप एक चीज़ देखें, अगर कमिश्नर कराची हुक्म जारी करें और डिप्टी कमिश्नर और जो दूसरे तमाम एक दिन मखसूस कर लें चेक एंड बैलेंस के लिए, मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करें, वहाँ देखें कि अगर जो कमिश्नर कराची की तरफ से जारी की हुई लिस्ट है वो आवेजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो 214 रुपये, फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 480 रुपये
कहीं 500 रुपए, कहीं 570 रुपए। तो अल्लाह रहम करे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट से दिए जा रहे हैं खुद से। मतलब जो अवाम है वो तो अब जो गाय का गोश्त खाएंगे नहीं, जाए तो अवाम, दुकानदारों को मालूम बस है मुर्गी कि ना खाएं जी, लिया मुर्गी का जाएगा। बॉयकॉट करें। बहुत शुक्रिया इशरत, आप हमारे साथ मौजूद थी। इशरत खान भी खासे गुस्से में आ गई हमारी गुफ्तगू के, भाई ना खाएं ना, मुर्गी का बायकॉट भी कर दें। मेरी बात प्रोटीन सुने, भी ना लें। दुनिया भर में ये होता है कि जरा सी कीमतें बढ़ी, लोग बायकॉट करते हैं बड़े इज्जतदार तरीके से, उसके बाद खुद ही वो लोग नाक के बल नीचे आते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि प्राइस कंट्रोल है नहीं, लोगों को भी होता है, ओए होए 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 550 का हो गया, अब तो इस गोश्त में कोई खास बात जरूर है, अब लाजमी तौर पर खाना है, भाई ना खाएं। और ये जो रेट लिस्ट है, मुझे ये लगता है कि जिस दिन खुद अगर कमिश्नर साहब वो रेट लिस्ट लेके जाएंगे तो शायद उनको उस कीमत पे गोश्त मिल जाए, उसके अलावा नहीं मिल सकता। जो बात आप कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बायकॉट वाली बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि इंतजामिया को कंट्रोल करना चाहिए ना। हम प्रोटीन इंटेक भी ना करें तो कहाँ जाए हम? प्रोटीन क्या आप खाएं? दालों से ले रोजाना लें, दाल सब्जियां खा खा के बस। दालों से आप प्रोटीन इंटेक करें, थोड़ा सा मतलब ख्याल करें, थोड़ा टेस्ट भी चेंज करना होता है। बहरहाल रोज ही चेंज करते हैं, दालें खाएं एक हफ्ते तक, देखें कैसे कीमत नीचे आती है। अच्छा जी, चलें एक खबर शामिल करते हैं। अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी समेत दीगर की दरख्वास्त से खारिज कर दी है। अदालत ने गुलकारा मीशा शफी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। मीशा शफी ने अली जफर की मुद्दईयत में FIA के मुकदमे को चैलेंज कर रखा है। आबिद खान मजीद बताएंगे, बताइएगा जी आबिद इससे मुतालिक। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक शरीफ शेख ने जो है वो मीशा शफी समेत दीगर जो मुल्जिमान थे जिन्होंने अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई थी, उनके मुकदमे के इखराज के लिए जो दायर दरख्वास्तें थी, अदालत ने वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और अदालत की दरख्वास्तें जो है वो जुर्माने के साथ मुस्तरद की हैं। मीशा शफी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है FIA ने और जो चालान इस वक्त मातहत अदालत में पेश करके वो ट्रायल जारी है, ये मुकदमा बेबुनियाद है और उसका किसी भी तरह कोई ताल्लुक नहीं सोशल मीडिया मुहिम से। अदालत इस मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे, इस पर अदालत ने महफूज कर दिया था ये फैसला गुज़श्ता रोज। आज अदालत ने फैसला सुनाया है और मीशा शफी समेत दीगर जो मुल्जिमान थे, जिसमें हीना गनी, इफ़त उमर समेत दीगर लोग शामिल थे, उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी और अदालत ने कीमती वक्त कर दी गई हैं। शुक्रिया आपका आबिद खान। तो देखिए जी, कितनी अच्छी बात है कि मुकदमात भी निपटाए जा रहे हैं और चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं। ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा सब्र आजमा मामला होता है, किसी भी कोई इल्ज़ाम लगे या कुछ भी हो फिर वो मामला खिंचता चला जाए। हाँ जी, अब हम जनाब आपको दिखाने जा रहे हैं सहराए थर की वाहिद ढोलची गुलकारा जिनको एजाज़ मिले मरियम नाज हैं जी। और गुर्बत की ज़िंदगी बसर करती मरियम के आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलता है। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आ गई रेशमा, जो कि सहराए बुलबुल थी। बिल्कुल जी, क्या खूबसूरत आवाज़ थी और बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान के हर कोने में टैलेंट है, अब उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसी ऐसे टैलेंट से हम आपको मिलवा रहे हैं वली नेहरियों की रिपोर्ट। थर के बासियों में लोक मौसीकी का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इन्हीं में एक कच्चे घर में रहने वाली मरियम नाज हैं, जिन्हें सहराए थर की वाहिद ढोलची और गुलकारा होने का एजाज हासिल है। मरियम नाज को शौहर के इंतकाल के बाद अपने आबाई फन की तरफ लौटना पड़ा। अपना और बच्चों का पेट पालने की खातिर हिम्मत नहीं हारी। मरियम की आवाज का सहर पूरे सहरा को जकड़ लेता है। मरियम सुर और लय की थाप में जब मंत्रे लगाकर ढोलक की मस्ती में मस्त होती है तो आवाज सहरा से सफर करती हुई शहर तक पहुंचती है, लेकिन सिंध हुकूमत के महकमा सकाफत से शिकवा करती दिखाई देती है। किसी ने मुझे सरकारी प्रोग्राम कहीं नहीं दिया और मैं सरदार शाह को बोलती हूँ तो मुझे को प्रोग्राम दे। ढोल की थाप और मरियम की आवाज से गोया सहरा में जिंदगी लौट आती है और अपने इसी इश्क की बदौलत दुनिया को प्यार और मोहब्बत का अनमोल तोहफा दे रही है। चलें जी, अब वक्फे का वक्त हो गया। हाँ जी, वक्फा लेते हैं फिर वापस आते हैं। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे
हम पे आते आते मोटरवे पे चले गए, ये क्या माजरा है, क्यों हुआ ऐसा? दसो तुसी। ऐसा इसलिए हुआ कि इस गाने का जो जादू है ना, जब जैसे आप सखर से मोटरवे के लिए चढ़ते हैं, पंजाब जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, तो खुद ब खुद जो है वो हमारा स्टूडियो पे सबसे पहले ये गाना लग जाता है। अब तो मोटरवे और पहले से शुरू हो जाता है, पता है आपको। लेकिन चक्कर ये, अगर मैं होता ना मोटरवे पुलिस में और जो ये गाना चलाता उसको फौरन मैं साइड पे करता और वड्डा चलान होता। मोटरवे की बुराइयां, मोटरवे कुर्बान करोगे, चलो पतली सड़क से तुम लोग नीचे। लेकिन हम मोटरवे पे ही गाना चलाते हैं, देखे जी। हालांकि हम कह रहे हैं तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़का तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। अब क्या खूबसूरत इस गाना गाया है इस खाने का जो खालिक हैं, जिन्होंने ये गाना गाया है, और क्या टैलेंट है, जिन्होंने मन मेरियां भी गाना गाया और यूट्यूब पर आते ही छा गए। बहुत अच्छा सॉन्ग। हाँ जी, टॉप ट्रेंड पर रहा वो गाना। तो जनाब इसी टैलेंट से मिलवाने हम आपको जा रहे हैं। इनका नाम है ताहिर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ताहिर अब्बास साहब, सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको जगा दी है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, आपने हमें पूरा गाना सुना के जाना है। पिंड दिया सटका तो मोटर में कुर्बान करा। हाँ जी ताहिर अब्बास साहब। जी मुझे ये कहें कि मुझे ये बताइएगा कि कब से अपना सफ़र स्टार्ट किया आपने, कहाँ से तरबियत ली गायकी की, क्योंकि आपकी आवाज़ आते ही छा गए, आप नाम बना लिया आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री में। जी बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास हमारे मौजूद थे। और अभी एक खबर शामिल करते हैं। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान बरतानिया रवाना हो गए हैं। अलीम खान लंदन में जहांगीर खान तरीन से अहम मुलाकात करेंगे। अलीम खान अपने ज़ाती जहाज़ पर बरतानिया रवाना हो गए हैं। कल ये कहा जा रहा था कि कल ये रवाना हो जाएंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब्दुल अलीम खान आज बरतानिया रवाना हो गए हैं, जहाँ पर अहम मुलाकात होगी और अहम फैसले जो हैं वो बिल्कुल जी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वीडियो लिंक पे नहीं हो सकते, तो बेहतर है कि उसके ऊपर बराह रास्त राब्ते किए जाएं। और अब बराह रास्त राब्ते होंगे, अब दिन भी बहुत पड़े हैं, तो आराम से दे कैन टेक देयर टाइम। ठीक है जी, वी टेक अ ब्रेक। दीवारों की आ गई जान में जान, करके बढ़ गई खामोशान। आप भी 0800-01978 पर कॉल करके हैप्पी लैक पेंट एक्सपर्ट से राब्ता करें, जो घर आके करेगा पेंट से मुतालिक आपकी हर मुश्किल आसान। हैप्पी लैक पेंट्स, आप भी चूना नहीं पेंट लगवाएं। ज्यादती की कोशिश में 5 साला बच्ची का जिस्म और जबान जलाने वाला सौतेला बाप। टीम सरेआम ने अपने जख्मों के बावजूद जख्मी बच्ची बाजियाब करवा ली। आप लोगों को किसी ने भेजा, ये तो जली है इधर से, लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। मामा झूठ बोली, कायर नहीं था बाप मारे। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। पापा ने यहाँ पे था, दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है कह रही है। वरना आपको बचाने तो आए अंकल, पता है, ये देखो अंकल के भी चोट लगी और फिर भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? कभी दूर नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं, अपने तो करूंगी। देखिए प्रोग्राम सरेआम जुमा शाम 7:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। Zong 4G लाया है आपके लिए सबसे बेहतरीन सुपर कार्ड। पूरे महीने के लिए अब पाएं 10 GB इंटरनेट, 250 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 5000 Zong मिनट्स और SMS सिर्फ 699 रुपए के लोड में। अभी *50# मिलाएं और Zong के मंथली सुपर कार्ड के मजे उड़ाएं। Let's get digital with Zong 4G। डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ अब करनी होगी अपनों की हिफाजत, और घर बैठे मुकम्मल हिफाजत के लिए हमारा मशवरा मॉर्टिन स्प्रे। इसका ताकतवर फॉर्मूला कोने कोने से मच्छरों को मार गिराए। आए दें हमारा साथ और ठान लें कि मॉर्टिन स्प्रे के साथ डेंगू अब नहीं। डेंगू के खिलाफ डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस मॉर्टिन। Beauty icon maybe, but I owe it to my passion and my drive. I get it. That's why I can't be seen in anything ordinary. बाबा
प्लीज आप रहने दें। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए, मगर मैं तो। सुनिए, पहले की बात कुछ और थी। अरे देख के गिरा दिया ना, तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर। इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाजन ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। Some follow, others lead, some aspire. New fragrances from WB by Himani. वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और जनाब, और बताएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब सही चल रहा है? बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा, वो डिस्कशन मिस हो गया था उस दिन ना। अच्छा, हम एक ऐसे नौजवान का हम तस्करा करने जा रहे हैं कि वो 1 साल नहीं बल्कि 2 साल नहीं 8 साल से एक कताए ज़मीन पे नहीं, कहते हैं कि रहने को बस छोटी सी जगह चाहिए, वो जनाब दरख्त पर अपना घर बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा। आप सोचें, वैसे गाना था कितना मशहूर था कि सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो कह रहे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी रहूंगा। उसने कहा छोटा सा दरख्त तुझको दूंगा, उस पर बसेरा करूंगा, उसको कवर करूंगा। और अच्छा, इस शख्स को इसकी अपनी प्लान्स आ रहे हैं। हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं। कोई महलों के ख्वाब देखता है, कोई छोटे मकानों के, हम जैसे लोग छोटे मकानों के ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग दरख्तों के ख्वाब देखते हैं। ज़ाहिर है ग्रीनरी तो है, तो बहरहाल लोग उसे ट्री मैन के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसने ख्वाब देखा, लेकिन ख्वाब पे साथ देने के लिए जो उसकी अहलिया थी वो मौजूद ना रही, वो उसका साथ छोड़ गई। हाँ जी, तो बहुत सख्तियां उनको बर्दाश्त करना पड़ी। इसीलिए अब इसकी स्टोरी हम बता रहे हैं मोहम्मद राफे हुसैन की रिपोर्ट में। कराची में एक नौजवान ऐसा भी है जो 8 सालों से जमीन पर नहीं बल्कि दरख्तों पर रहता है। इसको लोग ट्री मैन के नाम से पुकारते हैं। ना दरवाजा है, ना खिड़की, ना कोई दीवार, और ना ही किसी चीज के चोरी होने का डर। कराची में है ऐसा भी एक घर। 28 साला नौजवान फरमान 8 साल से परिंदों की तरह दरख्तों की मजबूत टहनियों पर आशियाना बनाकर अपने शबो रोज बिताता है। पहले मैं नीचे जमीनों पे सोता था। हमारे हालात ऐसे नहीं थे जो अपना घर ले लें। बारिशें जो होती है ना, तब ये ऐसा हो जाता जैसे कीचड़ हो गया। घर में दाखिल होने का तरीका है मुनफरिद लेकिन खतरनाक भी। दरख्त पर पैरों की सही कैलकुलेशन ना हो तो बंदे के जख्मी होने का भी है खतरा। दरख्त पर कायम आशियाने में वॉश बेसन भी है, मोबाइल चार्जिंग और लाइट का इंतजाम भी। गर्मी हो या लोड शेडिंग मसला ही नहीं, क्योंकि कुदरती हवा भी है। नहीं है तो अपनों का साथ। माँ बाप का साया उठा ना सर से तो जिंदगी उजड़ गई हमारी। बेगम बोलती है हर हफ्ता मुझे 10,000 चाहिए। कोई कहता है इसे टार्जन तो कोई कहता है ट्री मैन। अपनी तन्हाइयों और यादों के साथ गुजारा करने वाले फरमान को घर ना होने के बाइस अहलिया भी छोड़ गई। कहता है हुकूमत से अब कोई उम्मीद नहीं। हुकूमत से भी मांग मांग के थक गए, सरकार से भी मांगे, अब उम्मीद खत्म होगी इंसानों से, अब अल्लाह से मांगेंगे। 2 वक्त का खाना महल्ले वाले फराहम करते हैं तो बदले में फरमान उनकी गाड़ियां घर की सफाई करता है। हमारे पास बड़ा हौसला है जीने का, हमारे पास सहूलत नहीं है जीने की। 8 साल से फरमान इस दरख्त पर आशियाना बनाकर जीने पर मजबूर है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। इंतजामिया को चाहिए कि इस शख्स की दादरसी करें। और अच्छा, वैसे एक और बात भी है ना, वो कह रहे थे ना अहलिया छोड़ गई, तो वो जाहिर है कि उसके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता। इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिस तरीके से वो पहले ग्रिल के ऊपर चढ़ के, दीवार पे चढ़ के, फिर दरख्त के ऊपर जाना, दैट्स हाईली रिस्की। लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं, और लेकिन कोशिश करनी चाहिए, लेकिन शाना बशाना होना चाहिए था यहाँ भी। इनके लिए इंतजामात किए जाएं ताकि ये अपने घर में रह सकें। अच्छा जी जनाब, जिस तरह से हम देखते हैं अशफाक
कि हमारे बचपन में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की, वो इस तरह से कि जब हम गांव देहात में जाते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे और एक चूल्हा होता था, मिट्टी का चूल्हा होता था जी जी, और सुबह सुबह की चाय उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर पी जाती थी। ऐसे ही अभी भी ये रिवायत जो है वो गांव देहातों में चल रही है। गांव देहातों में, हाँ, मेरे अपने गांव में ये चीजें मौजूद हैं और अब भी चूल्हे बनाए जाते हैं, बाकायदा लोग उसको खाना पकाते हैं, उसको उनको बाकायदा तौर पर एक तैयार किया जाता है, उसके लिए खास चिकनी मिट्टी भी होती है हमारे गाँव में जिससे उसे बनाया जाता है। और अब भी ये चीज़, हालांकि अब तो आप देखें कि सीमेंट के और अब तो गैस भी जगह जगह पहुंच गई है, लेकिन लकड़ियों का इस्तेमाल फिर भी, गैस की जो किल्लत है अब तो यहाँ पर भी ये नौबत आने को है कि लकड़ी के चूल्हों पे या मिट्टी के चूल्हों पे आपको बनाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपनी रवायात को जिंदा रखें, खुश रहें और खुश रखिए, और शाद रहें और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।